दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप SBI का SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आज की डेट में SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड इतना डिमांड में क्यों है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इस क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस SBI हमसे चार्ज करता है इस SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के लिए। अब इस वीडियो में अगर आप SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और इजीली अपने लिए आप SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बट लेकिन अप्लाई करो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस वीडियो में इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स, एडवांटेजेस और हिडन चार्जेस को एक बार देख लो, ताकि आपको यह चीज क्लियर हो जाए कि क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है तो इस वीडियो के एंड में हम स्टेप बाय स्टेप ये भी समझेंगे कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, यानी अप्लाई करने का भी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। देखो, अब यहां पे अगर हम SBI का SBI सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पे देखो SBI काम करते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स के ऊपर। यहां पे SBI ये बोलता है कि अगर आप कहीं पर रेस्टोरेंट में, यानी जो भी रेस्टोरेंट्स के साथ इनका टाई अप है SBI का, अगर आप उन रेस्टोरेंट्स पे जाकर के डिनर करते हो, लंच करते हो, या मान लीजिए आप रेस्टोरेंट्स को यूज करते हो, या तो आप रेस्टोरेंट्स में बिल पे करो, या फिर अगर आप मूवीज की टिकट बुक करते हो, या फिर अगर मान लीजिए आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाकर के कोई भी सामान परचेज करते हो या कोई ग्रोसरी परचेज करते हो, तो इस केस में SBI ये बोलता है कि हम आपको, अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करते हो तो उस केस में हम आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे, यानी 10% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर उदाहरण के तौर पे आप 100 रुपए की शॉपिंग करते हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब सवाल ये आता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो इस केस में SBI ये बोलता है कि एक रिवॉर्ड पॉइंट है इक्वल टू 0.25 पैसा, यानी अगर आपके पास 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो उसकी वैल्यू है 2.5 रुपए। तो इस केस में आसान शब्दों में अगर हम समझें तो अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करते हो, यानी मूवीज में, रेस्टोरेंट्स में, ग्रोसरीज में या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके अगर आप 100 रुपए की शॉपिंग करते हो तो सीधा सीधा आपको 2.5 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यह था इसका पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज। दूसरी बात, SBI ये बोलता है कि जिस दिन आपको क्रेडिट कार्ड इशू होगा, मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को मुझे मेरा क्रेडिट कार्ड मिला, SBI बोलता है कि उस दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने ATM से कैश विड्रॉ किया, यानी क्रेडिट कार्ड को यूज करके ATM से अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो हम आपको 100 रुपए का कैशबैक देंगे। अब इस केस में आप इस एडवांटेज को यूज मत करना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी बैंक हो, चाहे SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, यानी भारत का कोई भी बैंक हो, अगर आप उस बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हो और उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर ATM से कैश विड्रॉ करते हो तो लगभग 2.5% से 3% की पेनल्टी बैंक आपके ऊपर इंपोज करता है। यानी पेनल्टी मत कहो, इसे आप एक तरह से कैश विड्रॉल फीस कह सकते हो। अब इस केस में मान लो SBI ये कह रहा है कि 100 रुपए का हम आपको कैशबैक देंगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा तो मेरे ऊपर फीस ही लग जाएगी। मान लो एक उदाहरण के तौर पे मैं 10,000 रुपए कैश विड्रॉ कर लेता हूं। अब 10,000 रुपए के पीछे अगर मुझे 3% की पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी 3% की कैश विड्रॉल फीस मुझे SBI को पे करनी पड़ी, तो इस केस में 300 रुपए तो मैंने फीस ही पे कर दी, तो मैं उस 100 रुपए के कैशबैक का क्या करूंगा। तो यानी ये जो दूसरा एडवांटेज है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस एडवांटेज को आप ना लो तो अच्छी बात है। तीसरी बात, अब तीसरा एडवांटेज ये है कि यहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है। यानी अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके कार्ड को स्वाइप करोगे तो क्रेडिट कार्ड की जब भी क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल पंप पे जब पेमेंट करते हैं ना, तो मान लो 100 रुपए का पेट्रोल है, उससे हमने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की, तो उस केस में नॉर्मली कोई भी पेट्रोल पंप वाला यहां पे 1% की आपके ऊपर फ्यूल सरचार्ज लगाता है। यानी अगर मान लीजिए अगर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं दे रहा कोई बैंक, तो उस केस में अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाकर के 100 रुपए का पेट्रोल डलवाते हो और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो पेट्रोल पंप वाला आपसे 101 रुपए चार्ज करता है। लेकिन अगर जो भी बैंक आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर देता है तो उसका सिंपली मतलब यह है कि 100 रुपए का आपने पेट्रोल डलवाया, तो इस केस में अब आपको सिर्फ 100 रुपए की ही पेमेंट करनी। इसका मतलब यह होता है, इसको आप ऐसे मत समझ लेना कि 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया तो मुझे 99 रुपए पे करने। यानी फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब यह होता है कि जो सरचार्ज पहले आपके ऊपर लग रहा था वो सरचार्ज अब आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो इसका सिंपली मतलब यह है। इन सब के अलावा आपको एड ऑन फीचर भी मिल जाता है।
अब ये एड ऑन फीचर क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मान लो मुझे एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड इशू किया। अब इस केस में एसबीआई ये बोलता है कि आप एक नया क्रेडिट कार्ड अपनी फैमिली को भी दे सकते हो। यानी मान लीजिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मान लो मैं कहीं पे जॉब करता हूं, मान लो बैंक ने मेरी सैलरी स्लिप देखी, मेरा पैन कार्ड देखा, मेरी पास की क्रेडिट हिस्ट्री देखी, बैंक को लगा कि ठीक है मैं लोन वापस लौटा दूंगा, यानी मैं एलिजिबल हूं, बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जिसकी लिमिट 50,000 रुपए थी। अब इस केस में मान लो मेरे फादर को, मेरी मदर को, मान लो मेरी फैमिली में 2-3 लोगों को और क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, लेकिन उनमें से कोई सैलरीड नहीं है, कोई आईटीआर नहीं भरता, यानी वो लोग एलिजिबल नहीं है। अब उन्हें भी बैंक ये बोलता है कि हम क्रेडिट कार्ड दे देंगे लेकिन आपके बिहाफ पे। इस केस में मान लो मेरे फादर और मदर को दोनों को क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो बैंक एक नया क्रेडिट कार्ड मेरे फादर को भी दे देगा, एक नया क्रेडिट कार्ड मेरी मदर को भी दे देगा, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड रहेगा मेरे ही नाम पर। यानी अगर मान लो कल को मेरे फादर या मेरी मदर पैसा नहीं भरते, बैंक का वापस रीपे नहीं करते, तो बैंक पैसा मुझसे ही मांगेगा। यानी एक नया क्रेडिट कार्ड तो इशू कर देगा फैमिली को, किसी को भी, लेकिन पैसे यानी गारंटर मैं ही रहूंगा। अब इस केस में मान लो 50,000 रुपए मेरी लिमिट है, तो इस केस में ऐसा नहीं होगा कि नई 50,000 की लिमिट मेरे फादर को और नई 50,000 की लिमिट मेरी मदर को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी ही जो लिमिट है उसी को ही बाइफरकेट कर दिया जाएगा। यानी अगर 50,000 की या 60,000 की लिमिट, मान लो मेरी 60,000 की लिमिट है, तो 20,000 की लिमिट मेरे पास रह जाएगी, 20,000 की लिमिट मेरे फादर के पास आ जाएगी और 20,000 की लिमिट मेरी मदर के पास है। यानी आपकी लिमिट को ही बाइफरकेट कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा अगर मान लीजिए आप कोई भी परचेज करते हो 2500 रुपए से ज्यादा की, तो किसी भी परचेज को आप ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यानी आप इजीली किसी भी परचेज को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपकी परचेज 2500 रुपए से ज्यादा की है। इन सब के अलावा एसबीआई सिंपली ये भी बोलता है कि मान लो आपके 2-3 क्रेडिट कार्ड किसी दूसरे बैंक में ऑलरेडी चल रहे हैं, अगर मान लो आप उन सारे क्रेडिट कार्ड के बिल ट्रांसफर करना चाहते हो एसबीआई में, तो एसबीआई ये बोलते हैं कि वो पैसा मैं पे कर दूंगा, आपके वो सारे के सारे बिल हमारे पास आ जाएंगे और आपके जो ये सारे बिल दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड के जो ड्यू थे, अब वो सारे ड्यू आपके एसबीआई के पास आ गए हैं। अब ये पेमेंट आपको एसबीआई को करनी होगी, तो एसबीआई यहां पे आपको ऑप्शन देता है कि ये जो सारे बिल्स है ना, ये आप मुझे वापस पे कर देना, आप इन बिल्स की ईएमआई बना करके मुझे मेरा पैसा वापस लौटा देना। यानी दूसरे बैंकों के जो ड्यूज थे, यानी दूसरे बैंकों के जो क्रेडिट कार्ड आपके चल रहे थे, वो जितना भी पैसा पेंडिंग था वो एसबीआई ने अपने पास ले लिया। यानी एसबीआई ने एक बार आपके बिहाफ पे उन बैंकों को पैसा दे दिया, अब वो जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं वो आपके एसबीआई में आ गए। एसबीआई ये बोलता है कि इन बिल्स की मैं ईएमआई बना दूंगा और आप इजीली ईएमआई बना करके मुझे मेरा पैसा वापस लौटा देना। इस केस में एसबीआई प्रोसेसिंग फीस भी चार्ज करता है 199 रुपए की। इन सब के अलावा एक लेट पेमेंट चार्जेस भी लगते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी महीने आपने टाइम से अपना बिल पे नहीं किया, अब इस केस में एसबीआई ये बोलता है कि अगर आपका आउटस्टैंडिंग बिल 500 रुपए से 1000 रुपए के बीच में, तब आपके ऊपर 400 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अगर आपका आउटस्टैंडिंग बिल 1000 से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में, तब आपके ऊपर 750 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और अगर आपका बिल 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो इस केस में एसबीआई ये बोलता है कि फिर आपके ऊपर 950 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे, आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा। अब यहां पर सबसे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर कर दीजिए, जिसमें सबसे पहले आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, यानी मिस्टर मिसेज अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम ऑप्शनल है, और उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। और यहां पर ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी आपका नाम आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लिखा हुआ है एज इट इज वही नेम आपको अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी रेजिडेंशियल सिटी एंटर करनी है, यानी जिस भी जगह आप रहते हो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन दिया गया है रेफरल कोड का। अब आप अगर किसी एसबीआई एम्प्लॉय को जानते हो तो आप उनकी एम्प्लॉय आईडी एंटर कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स को टिक करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ये आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स पर ले जाएगा। उसके बाद आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स एंटर करनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। यहां पे अगर आप रिटायर्ड हो तो रिटायर्ड, अगर मान लीजिए आप कहीं पर जॉब करते हो तो सैलरीड क्लास, और अगर आप खुद का बिजनेस करते हो तो आपको यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। अब मैं यहां पर सैलरीड क्लास सेलेक्ट कर रहा हूं। उसके बाद नीचे आपको अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है, यानी जिस भी जगह आप जॉब
कर रहे हो उस कंपनी का नेम एंटर करना है, फिर आपको अपनी डेजिग्नेशन एंटर करनी है, उसके बाद नीचे आपको अपनी एनुअल इनकम ऐड करनी है कि आप साल में कितना पैसा कमाते हो। ये एंटर करने के बाद नीचे आपको अपने ऑफिस का पिन कोड एंटर करना है, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप काम करते हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करते हो, वहां का पिन कोड आपको एंटर करना है। फिर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज पैन कार्ड से ही आपकी पास की क्रेडिट हिस्ट्री बैंक फेच करेगा। तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नीचे पैन नंबर लिखा हुआ है वो पैन नंबर एंटर करना है। फिर नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब ये आपसे आपके रेजिडेंशियल डिटेल्स मांग रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर एंटर करना है, फिर नीचे लोकेलिटी यानी कंप्लीट डिटेल में आपको अपना कंप्लीट हाउस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद नीचे नेशनैलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपको चेक बॉक्स को टिक करना है। नीचे चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद फाइनली नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फाइनली आपको आपकी एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, यानी आपकी रिक्वेस्ट फाइनली सेव हो चुकी है और ये रिक्वेस्ट एसबीआई की टीम के पास जा चुकी है। यानी अब एसबीआई की टीम इसे वेरीफाई करेगी, आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करेगी कि आपकी पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है और उसी के बिहाफ पर ही आपको एक क्रेडिट लिमिट इशू की जाएगी। यानी आपके क्रेडिट कार्ड में आपको कितनी लिमिट मिलेगी ये सब कुछ एसबीआई की टीम डिसाइड करेगी आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करने के बाद। इन सब के अलावा एसबीआई की टीम की तरफ से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपको एक कॉल भी रिसीव हो जाएगा और आगे का पूरा प्रोसेस आपको एसबीआई के वो एम्प्लॉय समझा देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एसबीआई सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस एसबीआई हमसे चार्ज करता है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।